आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज से हम 6th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है विविधता की समझ। तो सबसे पहले तो यही डेफिनेशन होती है कि विविधता होती क्या है। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में अलग अलग रंग, अलग अलग रूप के बच्चे होंगे। ठीक है, यही विविधता है। तो चलिए और बारीकी से समझने के लिए इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई साथी है जो आपको बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे के कई मामले में भिन्न होते हैं। न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्न हमताएँ हमारे जीवन में कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। तो देखा, इसमें यही बोला गया है कि अपनी कक्षा में देखेंगे तो सभी स्टूडेंट अलग अलग परिवार, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर से आते हैं और अलग अलग उनका खान पान होता है। इन भिन्नताओं के कारण भी भारत में विविधता है। विविधता की अनेकता हमारे जीवन को किसी तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विविधताएं विभाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये पाठ पढ़ेंगे इसके अंदर मिल जाएगा। इसमें पूछ रखा है कि भारत में यह इतनी विविधताएं वाला देश कैसे है, इतनी विविधताएं कैसे पाई जाती हैं। तो इसमें 3 फोटो दे रखे हैं और चौथे का ब्लैंक दे रखा है। तो ये बोला गया है कि आप प्रैक्टिकल बनाइए, चित्र बनाइए। कोई भी ये स्टूडेंट ने बनाए हुए हैं। आप अगर प्रैक्टिकल या कोई भी चित्र बनाएंगे तो आपको फ़ोटो इनसे बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। ठीक है, इसी को विविधता कहते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आप अपना चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हाँ, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि ये तीनों का चित्र हैं जो आपका चित्र क्या इन्हीं जैसा बनेगा या फिर भी इनसे डिफरेंट बनेगा? अगर डिफरेंट बनेगा तो वही विविधता होगी, उसी में डिफरेंस आ गया। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों चित्रों से भिन्न हो, जैसे कि ये 3 चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सब की चित्रकारी करना अपना अपना एक तरीका है। जिस जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप खान पान में भी भिन्नता है। ठीक है, तो ये आपने अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। ठीक है, बाहर जाते समय मैं खालिस्तान पहनना पसंद करती हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग बताइए कि आप बाहर जाते हो तो जीन्स पहनना पसंद करते हो या फिर स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहनना पसंद करते हो। मैं में खालिस्तान में बातें करती हूँ। तो ये आपके अकॉर्डिंग बताइए कि आप घर में किससे बात करते हो? फ़ोन से बात करते हो या फिर मम्मी से बात करते हो या फिर पापा से बात करते हो? मेरी पसंदीदा खेल है आप जैसे यहाँ पे फुटबॉल भरोगे या फिर क्रिकेट भरोगे तो कोई अदर स्टूडेंट है वो कुछ और खेल भरेगा। ठीक है, मुझे खालिस्तान के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो जैसे आप है, आप यहाँ पे भरोगे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस। आपको साइंस पढ़ना पसंद है, हो सकता है कि स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ना पसंद हो। ठीक है, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों का जवाब एक जैसा है। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची अपनी सूची से हूबहू मिलती है? हाँ, ये जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इनके आंसर अपनी जो अध्यापक है कक्षा का उससे पूछिए कि जो मैंने जवाब दिए हैं हूबहू मेरे ही जैसे जवाब किसी और स्टूडेंट ने दिए हैं। अगर दिए हैं तो आप सोचना कि मतलब आपके जैसा ही है वो, लेकिन 100% उसके जवाब अलग मिलेंगे और यहीं पे होगी विविधता, डाइवर्सिटी। ठीक है, शायद नहीं, हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं?
इसमें अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट में कुछ सिमिलरिटी हो, कुछ समानताएं हों, लेकिन प्रॉपर रूप से समानताएं नहीं होती हैं। ठीक है, दोस्ती करना, क्या ऐसा इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न हो? हाँ, तो इसमें दोस्ती करने के बारे में समझा रखा है कि जो मान लीजिए कि एक तो पढ़ा लिखा बच्चा है, एक है गरीब मजदूरी करने वाला बच्चा, तो उनके अंदर दोस्ती हो सकती है क्या? तो इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे आगे। इसी के अंदर दो बच्चों का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, नीचे दी गई कहानी पढ़िए और इसके बारे में सोचिए। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने और उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। ठीक है, जो ये बुक लिखने वाले हैं ये बोल रहे हैं कि मैंने इसको मजाक के तरीके से लिया, एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए लड़का जो जनपद चौक पे अखबार बेच रहा था। ठीक है, जब मैं भी वहाँ से साइकिल से गुजरता था, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उसी दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी मिले जुले शब्दों से चिल्ला चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? ये देखिए फोटो में, ये साइकिल वाला जेंटलमैन हाँ लग रहा है। ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाला लड़का, इसको सोचा कि इनको तो शायद इंग्लिश आती होगी, ये हिंदी अखबार कैसे पढ़ेंगे। तो उसने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा कि क्या आपको हिंदी आती है? तो जवाब दिया, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल के दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी थी। ठीक है, तो उसने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल हिंदी पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बताया कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी थी। तो उसने पूछा, सब्जेक्ट? अब जो कभी स्कूल ही नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने उसको कहा, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ा लिया। वो कुछ उसको बताता, तभी तक वो जो लाइट है वो ग्रीन लाइट होगी। ठीक है, तो उसको आगे निकलना पड़ा। आगे देखेंगे हम, उनके नेक्स्ट डे मीटिंग होती है तो उसमें क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था और वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। आप अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? तो अगले दिन फिर वो अखबार लेके आया, तो उसको बोला कि भैया आपका अखबार लीजिए और आप मेरे को ये बताइए कि ये सब्जेक्ट चीज़ क्या होती है। अंग्रेजी का वह शब्द उसकी ज़ुबान पर अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ से उसका प्रयोग कर रहा है। जैसे हम नहीं है कि मतलब कुछ वर्डों की प्रोनाउंसिएशन, कुछ जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से उसके सब्जेक्ट का जो उच्चारण है वो ऐसा किया, जो सब्जेक्ट का दूसरा अर्थ होता है प्रजा, ऐसा लग रहा था कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसने जवाब दिया, आहो यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा, उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उसने जवाब दिया, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मतलब जो ज़मीन से लेके एक हाथ से करके दिखाया कि मैं इतना ऊंचा था तभी मैंने स्कूल काम करना स्कूल कर दिया था।
उसने मेरी साइकिल की गद्दी के अखबार उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। उसके जो ज़मीन पे था ना, उसने ज़मीन से और उस साइकिल की गद्दी तक उसने अपने आप को मापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आया करती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। उसने कहा कि अखबार का जो काम है उसके लिए काम करने के लिए पहले मेरी मम्मी आती थी साथ में, अभी मैं अकेला ही कर लेता हूँ। तो मैंने पूछा, अभी तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ खालिस्तान। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। उसको बस यही सुनाई दिया कि वह मेरठ में है और उसके साथ, बाकी उसको सुनाई नहीं दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मीटिंग होती है। मेरा नाम समीर है, अगले दिन कहा, और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। ठीक है, उसने जो अखबार वाला भैया था उसने बताया कि मेरा नाम समीर है, और बड़े शर्माते हुए उसने पूछा कि आपका नाम क्या है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया, क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि समीर का अर्थ क्या आता है? उसने जो जेंटलमैन बाबूजी थे, साइकिल पर हर रोज आते थे, उनने बताया कि मेरा नाम भी समीर है। और आपको पता है कि समीर नाम का अर्थ क्या होता है? ठीक है, हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। उसने बताया कि हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है? पवन पुत्र के नाम से हनुमान जी को जाना जाता है। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपने हाथ आगे बढ़ाए। हाथ मिलाओ समीर दो। वो जो अखबार वाला था उसका नाम होगा समीर दो। ठीक है, नहीं, उसका नाम होगा समीर एक, और जो साइकिल वाला बाबूजी था उसका नाम होगा समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपराती मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं कि मतलब कोई भीड़ है, जैसे कि कहीं पे पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाना, कहीं पे आग लगा देना। ठीक है, तो मेरठ में ये दंगे हो चुके थे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे अभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंख भर आई। अब जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। तो उसने बताया कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे परिवार के लोग हैं जो मेरठ में हैं। तो उसने थोड़ा हौसला देते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा, लेकिन उस बेचारे ने अपना सिर भी ऊपर नहीं उठाया। ठीक है, आप समझते हो कि मुसलमानों के प्रति अपने देश में कई जगह क्या धारणा रखी जाती है। ठीक है, इसीलिए उसने पहले ही बताया कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ठीक है, समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? हाँ, तो आपको ये तीन अंतर लिखने हैं कि समीर एक और दो में क्या अंतर है। तो पहला तो अंतर यही हो गया कि वे एक पढ़ा लिखा था, एक नहीं पढ़ा लिखा था। एक की ड्रेसिंग सेंस अच्छी थी, एक की बेकार थी। एक को बढ़िया कम्युनिकेशन करना आता था, दूसरे को नहीं करना आता था। एक अखबार बेचता था तो दूसरा अपना जॉब करता था। ठीक है, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा, और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। ठीक है, तो उसके बाद जो लास्ट उनकी कम्युनिकेशन हुई थी, बातचीत हुई थी कि मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, लेकिन उसके अगले दिन बाद उसने देखा कि समीर वहाँ पर नहीं है।
तो उसने काफ़ी दिन तक नोट किया कि वो समीर वहाँ पे नहीं था। ठीक है, जहाँ समीर एक तो अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बातें कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग थी। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि में भी विविधताएं के पहलू हैं। उनकी विविधताएं धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक व समीर दो के अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। और जैसे आपने देखा कि पहला डिफरेंस ये होगा, एक समीर हिंदू था, एक समीर मुसलमान था। दूसरा, समीर अंग्रेजी अच्छे से बोलता था, तो एक समीर हिंदी बोलता था। ठीक है, तो एक समीर का घर पे खान पान, भाषा, रहना सहना अलग था, तो दूसरे का अलग था। ठीक है, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक व समीर दो मनाते हों। ठीक है, समीर एक समीर दो, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान के अंदर मुसलमान कम्युनिटी के अंदर कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और हिंदू कम्युनिटी के अंदर कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल की पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोग को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनका भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती है। यह फ़र्क तो उस फ़र्क से अलग है जिससे के बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ज़मीन है, न पैसे हैं, न संसाधन हैं जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जैसे आपने देखा होगा, विविधता वो होती है, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, ठीक है, उसको विविधता कहते हैं। लेकिन ये समाज में किसी के पास किसी को अवसर नहीं मिलना, किसी को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलना, जो बेसिक चीज़ें हैं, भोजन नहीं मिलना, ये विविधता का रूप नहीं है, यह अमीरी गरीबी आ जाती है। ठीक है, जातीय व्यवस्था समानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे के आधार पर लोग किस किस तरह के काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, उन्हें बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझता। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे समाज में यह प्रचलित है कि कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, नाई का बेटा नाई ही बनेगा। ठीक है, जिससे गैर बराबरी बढ़ती गई। ठीक है, लेकिन आज के आधुनिक समय में यह जैसे जैसे गैर बराबरी कम होती गई है, कुम्हार का बेटा कुछ भी कर सकता है, नाई का बेटा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। ठीक है, जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, अनेक कपड़े पहन कर देखा होगा और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल लिया था समीर का, उसी तरीके से अभी ये पूछ रहे हैं कि अगर आपकी भी सहेलियाँ होंगी, आप कभी उनके घर पे गए होंगे, उनके घर पे अलग अलग खाना खाया होगा, उनके कपड़े पहने होंगे, उनके त्यौहार मनाए होंगे। ठीक है, सूची बनाइए कि आपने भारत में अलग अलग प्रांतों में कौन से व्यंजन खाए हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की भी सूची बनाइए जिससे आप कुछ शब्द भी जानते हो। ठीक है, इसमें आपको ये लिखना है कि मतलब आप कहीं भी आपने स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमे हो तो आपने कौन से व्यंजन खाए हैं, कौन सा खाना खाया है,
जो आप डेली वेज खाते हो उससे अलग कौन सा खाना खाया है, और उनकी सूची बनाइए कि जो आप अपने डेली रूटीन में भाषा बोलते हैं उससे दूसरी भाषा का कोई एक या दो शब्द, जैसे आप हिंदी बोलते हो, हिंदी से अलग आपको राजस्थानी या फिर पंजाबी भाषा का कोई भी वर्ड जानते हो तो उसकी सूची बनाइए। ठीक है। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़ कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोत, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। ये बोलते हैं कि आपको अलग अलग कहानियाँ सुनना पसंद होगा। हो सकता है किसी को अपने आप कहानियाँ बनाना पसंद हो। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, इसमें एक कहानी का ही दे रखा है। कहानी मतलब आप देखते नहीं थे पहले, दादा दादी, नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाते थे और हमारे को बड़ा मज़ा आता था। ठीक है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे, उन्होंने जानवरों से दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोग राजा रानियों के वृत्तांत पढ़ कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोता लगाया। स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि आपकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है। उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल का से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। ठीक है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि कुछ लोगों को मतलब मान लो एक ही जगह पे कैद कर दें, वहाँ पे एक ही तरीके के दो कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद रंग के, एक ही तरीके का खाना खाते हों, बस आलू, और दो रखते हों पशु पक्षी रखते हों, हिरन कौवा। ठीक है। और एक सांप सीढ़ी का गेम खेलते हों, तो उसमें कैसे वो अलग अलग तरह की कहानियाँ लिख पाएंगे। कहानियाँ लिखने के लिए उन्हें बाहर घूमना पड़ता है। जो भी आप अपने वातावरण में, इन्वायरमेंट में देखेंगे तो उससे ही आप कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती है। ऐसी जगह के को जीवन पर एक कहानियाँ लिखिए या चित्र बनाइए। ठीक है। जो जहाँ पे आप रहते हो ना, उस पे कहानी और चित्र बनाइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह पर रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिसकी कमी ऐसी जगह सबसे ज़्यादा खेलेगी। ठीक है। ये जो हमने जिक्र किया था ना, ऐसी जगह पे आप रहेंगे तो आपको किस किस चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, कि आपका मन नहीं लगेगा, तो उसके बारे में लिखिए। ठीक है। ये भारत में लोग विविध तरीके से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है और 2 तरीके लिखिए। ठीक है। ये प्रार्थना, इबादत करना, शादी करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, अभिवंदन करना, चावल पकाना, भक्ति गीता गाना। ये मतलब आप भर सकते हैं कि मतलब आपके इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से आप देखते हैं ना। भारत में विविधताएँ। ठीक है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें, वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं। ठीक। हमारे करने के तरीके अलग हैं। ठीक है। इसमें बता रखा है कि हम अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन वास्तव में हम सब एक हैं और एक ही तरीके से रहते हैं। हम विविधताओं को कैसे समझें? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार में एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में या घोड़े
या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्री खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। उनके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपने घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब भी पेट भर खाना नहीं मिलता था तब वे नई जगह पर आकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ठीक है, देखा होगा आपने, प्राचीन काल में देखा होगा कि जब ये हवाई जहाज़, रेल वगैरह नहीं थी ना, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त पानी की जहाज़, ऊँट या फिर पैदल चलकर दूसरी जगह पर जाते थे। ठीक है, लोग जब इन नई जगह पर बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन, खाना वाना थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ वे नई जगह को अपना लेते थे और कुछ चीज़ वे पुरानी को अपनाते चलते रहते। ठीक है, इसी तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। जैसे आपने देखा होगा कि आप जहाँ भी रहते हो, मान लीजिए आप पंजाब में रहते हो, पंजाब से निकलकर आप राजस्थान में रहने लगे, तो जो आपकी पंजाब की संस्कृति थी उसको तो आप कभी भुला नहीं पाओगे। लेकिन जो राजस्थान की संस्कृति है, आप वहाँ रहोगे तो थोड़े बहुत वर्ड या थोड़ा बहुत रहन सहन, कपड़े आपको वहाँ के अपनाने को मिलेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह भिन्नताएं, संस्कृति प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने का योगदान किया है। इस तरह के कई क्षेत्रों में विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किसी प्रकार का सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी भिन्नताएं उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग अलग। शहरों में अक्सर लोगों यह भूल जाते हैं कि इसमें दे रखा है कि एक समुद्र के किनारे रहता है, एक पहाड़ी इलाकों में रहता है, उनकी खाने पाना, रहने का स्टाइल बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगी शहरों में कोई अनाज उगाता है नहीं उगाता ना, तो वो सब्जी मंडी या फिर उन पे लिए बाज़ार पर निर्भर होते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं होता ना कि भौगोलिक स्थिति से कैसे जुड़ा जाता है। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरला के उदाहरण के ज़रिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्रों में विविधताएं उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, इसमें ये बता रखा है कि एक तो पहाड़ी इलाका हो गया, एक समुद्री इलाका होगा। उसमें जहाँ पे दोनों एरिया में लोग रहते हैं, उनके लाइफस्टाइल में अलग अलग होगा। ठीक है, रहना, खाना पीना उनका बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक है, एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर हैं। दोनों क्षेत्रों में भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे से कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाइए। ठीक है, एटलस बोलते हैं एक मैप को। ठीक है, अगर मैप के अंदर देखोगे तो भारत के सबसे नीचे वाले कॉर्नर पे मिलेगा केरला। ठीक है, और सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में मिलेगा लद्दाख। ठीक है, देखो ये यहाँ पे लद्दाख के दे रखी है, लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर का पूर्व हिस्से में पहाड़ियों से बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इन क्षेत्रों में बहुत
ये पेड़ बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने से पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसमें बताया कि ये ऊंचा एरिया है, यहाँ पर खेती न के बराबर है और पेड़ बिल्कुल ही कम है। पीने के पानी के लिए जो गर्मियों में पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है ना, उस पे ही निर्भर होते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलती है और यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर के पश्मीना शालें बुनी जाती हैं, क्योंकि ये जो पश्मीना शैल होते हैं ना, जो लेडीज़ ओढ़ते हैं, उसकी कीमत, वहाँ का जो शॉल होता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसको लोग लेना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह के छेना व मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या याक होते हैं। ठीक है, ये भैंस वगैरह नहीं होती हैं वहाँ पे, और उनके पास में होते हैं गाय, बकरी व याक। ठीक है, याक का आपने देखा होगा, सींग होते हैं, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं। ठीक है, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ये बोला कि रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ पर नहीं आते। ठीक है, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यह कई घाटियाँ हैं जिससे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उन इलाकों में पहुँचते हैं जिससे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोग का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गाने और कविताओं का बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों हैं लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, ये कल्चर के बारे में बता दिया यहाँ पे कि लद्दाख है, लद्दाख के रास्ते, इन घाटियों के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म है वो चाइना के अंदर पहुँचा। ठीक है, जो तिब्बत है आज की डेट में चाइना का पार्ट है, तो इससे काफ़ी ट्रांसपोर्ट होता था। पहले मसाले वगैरह इसी रास्ते से जाते थे। ठीक है, तो अब हमने लद्दाख के बारे में पढ़ लिया, तो अभी हम पढ़ते हैं केरला के बारे में। ठीक है, केरला भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुंदर से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्ची, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो इन मसालों के कारण इस क्षेत्र के व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी या यहूदी व्यापारी केरला आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आया। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उसी को जाता है। ठीक है, इसमें वह ये है, तो इसके बारे में बता रखा है केरला के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मसाले केरला के अंदर उगाए जाते हैं। ठीक है, और ईसाई धर्म है जो क्रिश्चियन है उसके बारे में बताया कि संत थॉमस है वो 2000 साल पहले केरला के अंदर आया और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उसी को जाता है। ठीक है, अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक, इब्न बतूता आए थे जो, उन्होंने मुसलमानों के बारे में लिखा, तो उनके बारे में बताया कि वास्को डी गामा पानी के जहाज़ में यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक का समुद्री रास्ता बनाया। ठीक है, वास्को डी गामा है वो केरला पहुँचे। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरला के लोग भिन्न
धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। ठीक है, ये अलग अलग जो फॉरेनर आए थे यहाँ पे, विदेशी आए थे, इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग धर्म प्रचलित हैं। चीन के व्यापारी भी केरला आए, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीन वाला कहते हैं। तलने के लिए लोगों को जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो भी चीनी मिट्टी कहते हैं। इसे चीनी शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की एक उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी व चावल खाते हैं। ठीक है, ये जो मछली पकड़ने के लिए चीनी जाल है, ये देखो इसकी फ़ोटो दिखा रखी है। और ये केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम की एक विशेष आकर्षक नाव प्रतियोगिता। जैसे हमारे यहाँ कोई ओकेजन पे एथलीट होते हैं, रेस वगैरह होती हैं, तो वहाँ नाव में रेस होती हैं। ठीक है, कोई त्यौहार हो तो उस पे ये प्रतियोगिता होती है। जहाँ केरला और लद्दाख के भौगोलिक परिस्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों का इतिहास भी एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों या क्षेत्रों में चीन या अरब के आने वाले व्यापारियों को प्रभावित किया है। जहाँ केरला की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति होने पर ऊन के व्यापारियों ने अपनी ओर खींचा। ठीक है, तो आपने दोनों के बारे में पढ़ा, केरला और लद्दाख के बारे में। केरला में मसालों की प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वहीं लद्दाख में ऊन का होता है। ठीक है, इस तरह हमें पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, जीवन या उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान का जीवन का आधार ही ये काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उसमें नए क्षेत्रों का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, या जहाँ हम पहुँचते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने पड़ोस से हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे से रीति रिवाज और परंपराओं से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप कहीं भी बाहर जाके शिफ्ट होते हो, कहीं भी बाहर जाकर रहने लगते हो, कि हम देखेंगे कि अपने आस पड़ोस में अलग तरीके का भाषा, अलग तरीके का खान पान, ठीक है, वो मिलेगा। उसका थोड़ा बहुत पार्ट आप भी अपनाओगे। ठीक है, जिससे आपकी संस्कृति और भाषा में चेंज दिखाई देता है। विविधता में एकता। अब ये बताया गया कि कैसे इतनी विविधता है उसके बाद भी एकता पाई जाती है। ठीक है, भारत की विविधता की या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले अलग अलग राज्य, जैसे अभी देखेंगे हम, साउथ इंडिया के लोग अलग भाषा बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया के अलग बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलग बोलते हैं। तो उनने सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन किए, एक लड़ाई लड़ी और उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली, तो वो एकता होगी। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों में लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे को चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जाने वाली लड़ाई में वे सब एक पाते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों ने ये सोचा था कि मतलब अलग अलग डिफरेंट भाषाएं हैं, तो इसमें लोगों को बांटो। एक प्रचलित स्लोगन है कि बांटो और राज करो। ठीक है, और यही है कि अलग अलग भाषाएं हैं और इनको आपस में बांटो और तुम राज करते रहो। लेकिन भारत के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। ठीक है, ये एक सॉन्ग है, सॉन्ग क्या है, इसको
कविता ही बोलेंगे। दिन खून के हमारे, प्यार न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद में हमारे चुन चुन कर फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे। हिंदू व मुस्लिम की जाती है आज आज होली बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर कविता लिख रखी है। आपको पता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, एक अंग्रेज जनरल डायर थे, वहाँ निहत्थे लोगों पर उन्होंने गोलियां बरसाई और उनकी जान चली गई। ठीक है, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल किला है ना, ये इधर लाल किला दिखाई दे रहा। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और इससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीतों और विभिन्न विविधताओं के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। ठीक है, जो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी को याद करते हुए यह गीत अमृतसर में गाया गया था। ठीक है, विश्वास बनाए रखता है। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय झंडे की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जवाहरलाल नेहरू की बुक है, ठीक है, उसमें भारतीय एकता कोई बाहर में से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह का विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावनाएं हैं। इसमें विविधताओं की पहचान और प्रोत्साहन किया जाता है। यह नेहरू जी थे जिन्होंने भारत की विविधताओं का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। ठीक है, नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अपने बताया है कि अनेकता में एकता कैसे होती है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान किस तरीके से एकता का वर्णन करता है, आप अपने शब्दों में लिखिए। आपको पता होगा राष्ट्रीय गान क्या होता है, राष्ट्रीय गीत क्या होता है। राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जनगण मन अधिनायक जय है, और राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला लेसन ख़त्म होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। ठीक है, अगर कोई कमी लगे तो बताइए ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें।